हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नेहा एंड वेलकम टू आवर चैनल टीचिंग एग्जाम्स। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे सी टेट नवंबर 2012 के ईवीएस के 30 क्वेश्चंस की, जो कि होंगे प्राइमरी लेवल के। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना किसमें सहायता करता है? नंबर 1, पाठ को आनंददायी और रोचक बनाने में। नंबर 2, स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देने में। नंबर 3, शिक्षार्थियों में निहित भाषा एवं सांस्कृतिक विविधताओं का ध्यान रखने में। नंबर 4, सही दिशा में विद्यार्थियों की ऊर्जा का सारणीकरण करने में। तो पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना किसमें सहायता करता है? स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देने में। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सहयोगात्मक अधिगम में पुराने एवं अधिक दक्ष विद्यार्थी छोटे एवं कम कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते हैं। नंबर 1, समूहों में द्वंद्व। नंबर 2, गहन प्रतियोगिता। नंबर 3, उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा। नंबर 4, उच्च नैतिक विकास। तो सहयोगात्मक अधिगम में पुराने एवं अधिक दक्ष विद्यार्थी अपनी उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा के आधार पर छोटे एवं कम कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सीमा प्रत्येक पाठ को रटकर तुरंत सीख लेती है, जबकि लीना चर्चा एवं ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद प्रत्येक पाठ को समझती है। यह किस विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करता है? नंबर 1, सामान्य से विशिष्ट की ओर। नंबर 2, निरंतरता की ओर। नंबर 3, अंतः संबंध। या फिर नंबर 4, व्यक्तिक भिन्नताओं की ओर। तो सीमा प्रत्येक पाठ को रटकर तुरंत सीख लेती है, जबकि लीना चर्चा एवं ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद प्रत्येक पाठ को समझती है। तो यह किस विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करता है? तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा, व्यक्तिक भिन्नताओं के कारण। प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि भिन्न होती है। कोई रटकर पाठ को सीख लेता है, कोई समझकर पाठ को सीखता है, कोई चर्चा करके पाठ को सीखता है, कोई धीरे धीरे पढ़कर या कोई तेज पढ़कर पाठ सीखता है। तो ये सब किसके कारण होता है? व्यक्तिक भिन्नताओं के कारण। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रोगों का वह समूह चुनिए जो मच्छरों से फैलता है। नंबर 1, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। नंबर 2, मलेरिया, हैजा, मियादी बुखार। नंबर 3, मलेरिया, डेंगू, हैजा। नंबर 4, मलेरिया, चिकनगुनिया, मियादी बुखार। तो रोगों का वह समूह चुनिए जो मच्छरों से फैलता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा। मच्छरों से फैलने वाले रोग हैं डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। ऑप्शन 1 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, सांपों के संदर्भ में सही कथन चुनिए। ए, हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। बी, नाग, कोबरा नाग जहरीले सांपों का एक प्रकार है। सी, जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर इन खोखले दांतों से उसके शरीर में चला जाता है। डी, सांप के कांटे की दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है। तो इनमें से कौन कौन से ऑप्शन सही होंगे? हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं, और वो 4 सांप कौन से होते हैं? नाग, करैत, दुबोइया और अफाई। ये 4 तरीके के जो जहरीले सांप होते हैं वो हमारे देश में पाए जाते हैं। बी कह रहा है कोबरा नाग जहरीले सांपों का एक प्रकार है, तो सही है। जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं, ये बात गलत है। 4 नहीं, 2 खोखले दांत होते हैं। जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर इन खोखले दांतों से उसके शरीर में चला जाता है। सांप के कांटे की दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है, ये सही है। तो ऑप्शन नंबर ए, बी और डी हमारा सही है। ऑप्शन सी में सिर्फ इतना गलत है कि जहरीले सांप के 4 नहीं बल्कि 2 खोखले दांत होते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा गलत होगा। तो सही कथन चुनना है तो ए, बी और डी, जो ऑप्शन नंबर 3 में है। ऑप्शन 3 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पेट्रोलियम के सही अभिलक्षण चुनिए। नंबर 1, अच्छी गंध का पतला नीला रंगीन द्रव। नंबर 2, बिना गंध का गाढ़ा तथा गहरे रंग का तरल। नंबर 3, बदबूदार गाढ़ा गहरे रंग का तेल। नंबर 4, बदबूदार पतला पीला द्रव। तो पेट्रोलियम के बारे में सही अभिलक्षण चुनना है तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा।
बदबूदार, गाढ़ा और गहरे रंग का तेल। हमारा अगला क्वेश्चन है, मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग होते हैं। नंबर 1, सोने चांदी को घोलकर बनाए गए पेंट। नंबर 2, पिसे हुए चावल के रंगीन घोल। नंबर 3, विशेष प्रकार से बने पोस्टर रंग। या फिर नंबर 4, अति उत्तम गुणवत्ता के फाइबर पेंट। तो मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग होते हैं पिसे हुए चावल के रंगीन घोल। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। जो मधुबनी चित्रकला होती है वो बिहार और नेपाल के कुछ क्षेत्रों में प्रसिद्ध है और इस चित्रकला को बनाने के लिए पिसे हुए चावल का रंगीन घोल, हल्दी, केले के पत्ते, पीपल की छाल, इन सब का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, डिसलेक्सिया मुख्यतः किस समस्या के साथ संबंधित है। नंबर 1, बोलने और सुनने। नंबर 2, पढ़ने। नंबर 3, सुनने। नंबर 4, बोलने। तो जो डिसलेक्सिया होता है वो पढ़ने की समस्या से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। डिसलेक्सिया में बच्चा जैसे सा और वॉज में अंतर नहीं कर पाता है, न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता है, तो वह डिसलेक्सिया की बीमारी से ग्रसित होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को डैश उपलब्ध कराना चाहिए। नंबर 1, प्रकरणों में अंतः निर्मित। नंबर 2, पुस्तक में अलग अलग स्थानों पर। नंबर 3, इकाई के अंत में। या फिर नंबर 4, पाठ के अंत में। तो पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को प्रकरणों में अंतः निर्मित उपलब्ध कराना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को नंबर 1, बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए। नंबर 2, अभिभावकों के विचार को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए। नंबर 3, विशेषता प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। नंबर 4, विशेषता पुस्तकों और परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए। तो पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को विशेषता प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। प्रयोगों पर ध्यान क्यों देना चाहिए? क्योंकि बच्चे जब प्रयोग करेंगे तो उसमें एक्टिव होंगे, उनकी एक्टिविटी ज़्यादा होगी और बच्चे जो कार्य स्वयं से करते हैं उसमें ज़्यादा एक्टिव होते हैं और उसमें उनका अधिगम भी बहुत ही जल्दी से होता है और स्थायी भी होता है। तो ऑप्शन 3 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चे का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है। नंबर 1, गृह कार्य। नंबर 2, योगात्मक कार्य। नंबर 3, पोर्टफोलियो। या फिर नंबर 4, आवधिक परीक्षाएं। तो प्राथमिक स्तर पर बच्चे का आकलन करने का जो सर्वश्रेष्ठ तरीका होता है वह है ऑप्शन नंबर 3, पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या होता है? जिसमें बच्चों की गतिविधियों का सारा ब्यौरा रखा होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्रियों एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है क्योंकि ये नंबर 1, अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं। नंबर 2, शिक्षक को आराम उपलब्ध कराते हैं। नंबर 3, प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं। या फिर नंबर 4, शिक्षार्थियों को दिशा परिवर्तन उपलब्ध कराते हैं। तो एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्रियों एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है क्योंकि ये अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा। जब शिक्षक श्रव्य दृश्य सामग्रियों का इस्तेमाल करेगा तो शिक्षार्थी जो होते हैं उन्हें फोकस के साथ देखेंगे, सुनेंगे, और जब शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करेगा तो बच्चे एक्टिव होकर उनके पढ़ाई हुई चीज़ को पढ़ेंगे, यानी उनके अधिगम में वृद्धि होगी और इन सभी क्रियाओं में उनकी इंद्रियों का प्रयोग जो होता है वो अधिकतम होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसके अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं? नंबर 1, सहयोगात्मक अधिगम। नंबर 2, निर्देशित खोज। नंबर 3, व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने। नंबर 4, समस्या समाधान। तो इनमें से किसके अलावा पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं? तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा, व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने। प्राइमरी लेवल के बच्चों को हम भ्रमण के द्वारा उन्हें अवसर उपलब्ध कराकर या फिर सामने किसी एनिमेशन श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोग करके इसके माध्यम से सिखा सकते हैं, लेकिन व्याख्यान के द्वारा नहीं। व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करना ये गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसके अलावा बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में निम्नलिखित सभी शामिल हैं? नंबर 1, शिक्षा की गुणवत्ता। नंबर 2, पौष्टिकता की गुणवत्ता। नंबर 3, शारीरिक गठन। नंबर 4, संस्कृति।
तो शारीरिक गठन के अलावा बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में निम्नलिखित शामिल है। कौन कौन से? शिक्षा की गुणवत्ता, पौष्टिकता की गुणवत्ता और संस्कृति। लेकिन जो शारीरिक गठन होता है वो बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में शामिल नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है। इसके पार्श्व में निहित उद्देश्य है किसको बढ़ावा देना? नंबर 1 शिक्षार्थी स्वायत्तता, नंबर 2 पुनर्गणन, नंबर 3 ज्ञान का सह संबंध एवं स्थानांतरण, या फिर नंबर 4 व्यक्तिगत भिन्नताओं। तो कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है। इसके पार्श्व में जो निहित उद्देश्य होता है वो किसको बढ़ावा देना? ज्ञान का सह संबंध एवं स्थानांतरण को बढ़ावा देना होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, रोहन के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इसका आयोजन एक उद्देश्य के साथ किया गया था। आपके विचार से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक उपयुक्त है? नंबर 1 विद्यालय का नाम प्रसिद्ध करना, नंबर 2 अभिभावकों को संतुष्ट करना, नंबर 3 विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना, नंबर 4 शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना। तो रोहन के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इस आयोजन का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या होना चाहिए? शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, कांसा यानी ब्रॉन्ज के विषय में जिसका उपयोग गोलकुंडा के किले में मिली तोप में किया गया था, सही कथन चुनिए। नंबर 1 कांसा तांबा और तीन की मिश्र धातु है, नंबर 2 कांसा तांबा तथा प्लेटिनम की मिश्र धातु है, नंबर 3 कांसा एक तत्व है, नंबर 4 कांसा तांबा तथा जस्ता की मिश्र धातु है। तो जो कांसा होता है वो तांबा और टिन की मिश्र धातु होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य करते हुए श्यामा का निष्पादन कक्षा में सर्वश्रेष्ठ होता है। उसे बहुत सृजनात्मक शिक्षार्थी माना जाता है, इसलिए वह किसके द्वारा संकल्पनाओं को सीखती है? नंबर 1 अपसारी चिंतन, नंबर 2 मॉडलिंग, नंबर 3 अनुकरण, या फिर नंबर 4 अभिसारी चिंतन। यह निष्पादन का क्या मतलब होता है? निष्पादन का मतलब है अपनी क्षमता के अनुसार किसी कार्य को पूरा करना। तो प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य करते हुए श्यामा का निष्पादन कक्षा में सर्वश्रेष्ठ होता है। उसे बहुत सृजनात्मक शिक्षार्थी माना जाता है, इसलिए वह अपसारी चिंतन के द्वारा संकल्पनाओं को सीखती है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही होगा। अपसारी चिंतन क्या होते हैं और अभिसारी चिंतन क्या होता है? अभिसारी चिंतन वो होता है जब किसी एक बिंदु पर केंद्रित होकर चिंतन करना, ठीक है। और अपसारी चिंतन क्या होता है? जब उसी एक बिंदु पर चिंतन करने के लिए कई सारे विकल्प दिए जाएं, तो वहां पर अपसारी चिंतन होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, अल बिरूनी जिस देश से आया उसका नाम क्या है? नंबर 1 उज्बेकिस्तान, नंबर 2 ओमान, नंबर 3 अफगानिस्तान, या फिर नंबर 4 बांग्लादेश। तो अल बिरूनी जिस देश से आया उसका नाम है उज्बेकिस्तान। ऑप्शन 1 हमारा सही होगा। अल बिरूनी की एक प्रसिद्ध पुस्तक है, उसका नाम क्या है? किताब उल हिंद। किताब उल हिंद ये अल बिरूनी की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नीचे किसी एक्सप्रेस ट्रेन के मार्ग के लिए रेलवे टाइम टेबल का कुछ अंश दिया गया है। यहाँ पर रेलवे स्टेशन का नाम, पहुंचने का समय, प्रस्थान का समय, दूरी किलोमीटर में और दिन दिए गए हैं। उपरोक्त सूचना के आधार पर सूरत और मड़गांव के बीच की दूरी तथा ट्रेन द्वारा इस दूरी को तय करने में लगा समय क्रमशः है। तो हमें दूरी और लगा हुआ समय ज्ञात करना है। तो सूरत और मड़गांव के बीच की दूरी और उसकी दूरी को तय करने में लगा समय हमें ज्ञात करना है, सूरत और मड़गांव के बीच। तो पहले दूरी निकालते हैं। सूरत और मड़गांव के बीच की दूरी कितनी होगी?
1509 जो कि ये दे रखा है, और 530 वो भी किलोमीटर में ये दे रखे हैं। 9, 10 में 3 गया 7, 14 में 5 गया 9, तो 979 किलोमीटर। 979 किलोमीटर। यहाँ दो ऑप्शन दे रखे हैं, तो इसका मतलब ऑप्शन 1 और 2 हमारा नहीं होगा, 2 या 3 में से कोई एक होगा। देखते हैं दूर समय निकाल कर। यहाँ पर प्रस्थान का समय दे रखा है सूरत का 16:20। 16:20 यानी 4:20। इसको हम 24 घंटे में से घटा देते हैं। 24 घंटे में 16:20 घटाएंगे तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक भी मिनट नहीं है, तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो हम यहाँ से 1 घंटा, इस 24 में से 1 घंटा कैरी ले लेंगे, और जब इसको कैरी लेकर इधर लाएंगे तो इसे हम 60 में जोड़ लेंगे, ठीक है, मतलब 60 में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर से जब 1 घंटा निकाल लेंगे तो बचा 23। जब 1 घंटे को उधर ले जाएंगे तो मिनट में कन्वर्ट करके लिखेंगे तो होगा 60 मिनट, और हमें 16:20 इसमें से घटाने हैं, तो घटाते हैं। 0 का 0, 6 में 2 गया 4, 13 में 6 गया 7। इसे यहाँ लिख लेते हैं 7 घंटे 40 मिनट। 16:20 से प्रस्थान का समय है, यानी कि 20, जब 24 घंटे में हम 16:20 यानी 4:20 तक का समय घटा देंगे तो बचा हुआ समय जो होगा वहाँ से स्टार्टिंग यानी 7 घंटे 40 मिनट चली है 12 बजे तक, ठीक है। और पहुँचने का जो समय ये दे रखा है मड़गांव का 7:35, तो 7 घंटे 40 मिनट 12 बजे तक चली है, और 12 बजे से 7:35 तक चली है, तो 12 से 7:35 का समय 7 घंटे 35 मिनट ही तो होगा। तो इसको जोड़ लेते हैं, 5, 4, 3, 7, 7, 7, 14, तो 14 घंटे 75 मिनट। अब 75 मिनट में अगर हम 60 मिनट निकाल लें तो ये 1 घंटे के बराबर हो जाएगा। तो 60 मिनट निकाल कर यानी इधर जोड़ दें 1 घंटे के रूप में, तो 14 + 1 15 घंटे, और जब इसमें से हमने 60 मिनट निकाल लिए हैं तो बचेंगे कितने, 15 मिनट। तो 15 घंटे 15 मिनट का समय लगा। 15 घंटे 15 मिनट ऑप्शन नंबर 3 में 979 किलोमीटर, और 15 घंटे 15 मिनट समय लगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक पब्लिक स्कूल में प्रत्येक कक्षा में लगभग 2 से 3 बच्चे विशेष आवश्यकता वाले हैं। कुछ बच्चे शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग हैं। ये बच्चे अन्य बच्चों के साथ उसी कक्षा में एक साथ पढ़ते हैं। उपरोक्त पब्लिक स्कूल निम्न में से किसका अनुपालन करता है? नंबर 1 समवयस्क शिक्षा, नंबर 2 प्रतिपूरक अधिगम, नंबर 3 सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, या फिर नंबर 4 समावेशी शिक्षा। तो जहाँ पर सामान्य बच्चे और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को एक साथ पढ़ाया जाता है तो यह समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, घर्षण के विषय में चर्चा करते समय एक शिक्षिका ने इस संकल्पना की व्याख्या करते हुए बहुत से उदाहरण दिए। इनमें से कुछ ऐसे उदाहरण जिसमें घर्षण हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी उस शिक्षिका ने कक्षा में दिए जो नीचे दिए गए हैं। पॉइंट ए, हम पेन की नोक और कागज के बीच घर्षण होने के कारण ही लिख पाते हैं। पॉइंट बी, हम फर्श पर हमारे पैरों और फर्श के बीच घर्षण के कारण चल पाते हैं। पॉइंट सी, ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंकी गई कोई गेंद घर्षण के कारण ही हमारे पास वापस लौटती है। पॉइंट डी, घर्षण के कारण ही हम किसी गतिशील वाहन को ब्रेक लगाकर रोकते हैं। इनमें सही उदाहरण क्या हैं ये हमें देखने हैं। तो हम पेन की नोक और कागज के बीच घर्षण होने के कारण ही लिख पाते हैं, सही है। हम फर्श पर हमारे पैरों और फर्श के बीच घर्षण के कारण चल पाते हैं, सही है। घर्षण के कारण ही हम किसी गतिशील वाहन को ब्रेक लगाकर रोकते हैं, ये भी सही है। ऊर्ध्वाधर फेंकी गई कोई गेंद घर्षण के कारण ही हमारे पास वापस लौटती है, ये बात गलत है। घर्षण के कारण नहीं, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो हमारे पास वापस लौटती है। तो ऑप्शन में यहाँ हमारे ए, बी और डी सही होंगे। ए, बी, डी ऑप्शन नंबर 2 में है। ऑप्शन 2 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक पश्मीना शॉल लगभग कितने साधारण स्वेटरों के बराबर गर्म होती है तथा एक साधारण पश्मीना शॉल को बुनने हेतु कितने घंटों का समय लगता है? तो एक पश्मीना शॉल लगभग 10 साधारण स्वेटरों के बराबर गर्म होती है तथा एक साधारण पश्मीना शॉल को बनाने हेतु 200 घंटों का समय लगता है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है,
सरिता की शिक्षिका उसे विभिन्न सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजना आदि। उसकी शिक्षिका सीखने के किस आयाम का अनुगमन कर रही है? नंबर 1 प्रतियोगिता आधारित सीखना, नंबर 2 सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना, नंबर 3 मनोरंजन द्वारा सीखना, या फिर नंबर 4 भाषा निर्देशित सीखना। तो सरिता की शिक्षिका जब उन्हें सामूहिक गतिविधियों जैसे समूह चर्चा और समूह परियोजना में शामिल करेंगी तो ये सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना होगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नेपेंथिस एक ऐसा पौधा है जो मेंढकों, कीड़े मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फांस कर खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा कहाँ पाया जाता है? नंबर 1 असम में, नंबर 2 ओडिशा में, नंबर 3 अरुणाचल प्रदेश में, या फिर नंबर 4 मेघालय में। तो नेपेंथिस एक ऐसा पौधा है जो छोटे जीवों को अपने अंदर फांस कर खा जाता है। तो ये कहाँ पाया जाता है? मेघालय में। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, उसे चुनिए जो अन्यों से भिन्न है। नंबर 1 ग्रीस, नंबर 2 पेट्रोल, नंबर 3 कोयला, या फिर नंबर 4 पैराफिन मोम। तो जो अन्यों से भिन्न है वो होगा कोयला। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा, क्योंकि ग्रीस और पैराफिन मोम जो होते हैं वो पेट्रोल बनने की प्रक्रिया के बाद बनते हैं, यानी पेट्रोल से ही ग्रीस और पैराफिन मोम संबंधित हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ बताना है कि भिन्न कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, कोयला। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार के गांवों में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालकर शहद एकत्रित करने का कार्य करते हैं। मधुमक्खी पालन करने का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है? नंबर 1 जुलाई से सितंबर, नंबर 2 अक्टूबर से दिसंबर, नंबर 3 जनवरी से मार्च, या फिर नंबर 4 अप्रैल से जून। तो मधुमक्खी पालन करने का जो सबसे अच्छा समय होता है वो अक्टूबर से दिसंबर का होता है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों के उपयोग करने से मृदा नंबर 1 किसी विशेष फसल के लिए उपयोगी बन जाती है, नंबर 2 सिंचाई के लिए उपयुक्त बन जाती है, नंबर 3 उर्वर यानी उपजाऊ बन जाती है, या फिर नंबर 4 बंजर हो जाती है। तो जब हम एक ही तरह की फसल को बार बार उगाएंगे और बहुत से रसायनों का उपयोग करेंगे तो मृदा बंजर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लेह और लद्दाख के मकानों की विशेषताएं चुनिए। पॉइंट ए पेड़ के तनों से बनी लकड़ी की ढालू छतें, पॉइंट बी निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं, पॉइंट सी पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी दीवारें, पॉइंट डी लकड़ी के फर्श। तो लेह और लद्दाख के मकानों की विशेषताएं होती हैं, निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती, पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी दीवारें होती हैं और लकड़ी के फर्श होते हैं। तो पॉइंट बी, सी और डी हमारे सही होंगे। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा, बी, सी, डी। हमारा अगला क्वेश्चन है, तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है। नंबर 1 स्कूलों में दोपहर का पका हुआ भोजन उपलब्ध करवाने में, नंबर 2 आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग कक्षाएं चलवाने में, नंबर 3 पुरानी झीलें पुनर्निर्मित करने में, नंबर 4 विशेष रूप से सक्षम बच्चों को सीखने में मदद करने में। तो तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित होगा पुरानी झीलें पुनर्निर्मित करने में। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही होगा। जो तरुण भारत संघ है वो वन और जल संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक भी करता है। तो ये थे 30 क्वेश्चंस ईवीएस के। होपफुली फ्रेंड्स आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आएंगे, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। टिल देन बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।